Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to start with essay 705, which is modifications to the opinion in the independent auditor's report. So if you remember, we had already done essay 700. In that we studied types of report. Types of report के अंदर we studied the types of opinion, and types of opinion में there was one modified opinion. Modified opinion के अंदर we studied there are three types of modified opinion: qualified, adverse and disclaimer of opinion. So this essay is all about that. तो essay 705 के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में डिस्कशन रहेगा: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. कौन सी टाइप की ओपिनियन कब देनी होती है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, वो सब हम इसके अंदर समझने वाले हैं. तो सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में समझते हैं. क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है? जब ऑडिटर को लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, लेकिन जो वो मिस स्टेटमेंट्स है ना, उसका जो इफेक्ट है वो परवेसिव नहीं है. अगर इफेक्ट परवेसिव नहीं है, इस केस में ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है. तो क्वालिफाइड ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ तब दी जाती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटेड तो होती हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो परवेसिव नहीं है. तो इस केस में ऑडिटर हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन देता है. अब क्वालिफाइड ओपिनियन देने के दो केसेस हो सकते हैं. पहला, ऑडिटर को इस बात का पूरा सबूत मिल गया कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल हैं और वो परवेसिव नहीं है. इस चीज़ का पूरा एविडेंस मिल चुका है. अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन. बट अगर ऐसा भी है ना कि ऑडिटर को अप्रोप्रिएट एविडेंसेस तो नहीं मिल रहे, लेकिन उसको जो लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो परवेसिव नहीं है, तो उस केस में भी ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है. वहीं अगर मैं बात करूं, मिस स्टेटमेंट्स मटीरियली मिस स्टेटेड है और साथ ही साथ जो इफेक्ट आ रहा है वो परवेसिव इफेक्ट है. परवेसिव है इफेक्ट, इसका मतलब एडवर्स ओपिनियन. मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, इफेक्ट भी परवेसिव है, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑडिटर एविडेंसेस गैदर नहीं कर पा रहा है. इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव नहीं है तो हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन आएगी, चाहे फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले या ना मिले. लेकिन अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट परवेसिव है तो उस केस में इट इज़ शॉर्ट कि आप एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही दोगे. तो जब भी हम ओपिनियन या रिपोर्टिंग पार्ट पढ़ रहे थे ना स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो कहीं कहीं लिखा होता था क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इनमें से एक दे सकते हो. तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो? यू डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी एंड इट्स इफेक्ट, वेदर इट इज़ परवेसिव और नॉट. तो परवेसिवनेस की वजह से एविडेंस मिला या नहीं, उसकी वजह से यू डिसाइड कि क्या ओपिनियन जाएगी आपकी रिपोर्ट के अंदर. तो मैंने इसको रिविजन करने के लिए, याद करने के लिए, समझाने के लिए तीन तरीके यूज़ किए हैं. पहला, मैंने यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिख रखी है और उसमें हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन देखकर फटाफट से रिवाइज कर सको. दूसरा मैंने तरीका अपनाया है ये क्लाउड फॉर्म. मैंने क्लाउड्स बना रखे हैं जिससे कि सिर्फ क्लाउड्स को देखो और आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तीसरा तरीका है ये टेबल. अगर ये टेबल समझ आ गई तो भी हो गया काम. तो उस पूरे पेज पर ये देख के मत डरना कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा तब ओपिनियन वाला सेक्शन समझ आएगा. नो, आपको इनमें से कोई भी एक तरीका पकड़ना है और रिविजन करते टाइम सिर्फ उसी मेथड को यूज़ करके रिवाइज करना है. और बेस्ट तो है वीडियोस के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो. बार बार करोगे तो दोबारा शायद लास्ट मोमेंट में देखना भी ना पड़े, इतना अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं टेबल समझाती हूँ. टेबल समझ आ गया तो रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा. देखो, मिस स्टेटमेंट्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, मतलब आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं मिस स्टेटमेंट्स के, लेकिन उन मिस स्टेटमेंट्स का जो इफेक्ट है वो मटीरियल नहीं है. इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी. लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट मटीरियल भी है पर परवेसिव नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी. वहीं अगर मटीरियल प्लस परवेसिव हो जाएगा तो द ऑडिट ओपिनियन इज गोइंग टू बी एडवर्स. अब ये तो बात हो गई जब आपको ऑडिट एविडेंस मिल चुके थे. अगर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो इस केस में अगर इमटीरियल इफेक्ट है तो कोई डाउट ही नहीं है, चाहे एविडेंस मिले ना मिले, इफेक्ट मटीरियल नहीं है, खत्म कहानी.
आपको क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर की तरफ देखना भी नहीं है, सीधा सीधा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर इफेक्ट मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो इस केस में मैंने बताया था कि जब भी परवेसिव नहीं होगा तो हमेशा क्या जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी। तो यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन। मटीरियल प्लस परवेसिव होते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। अगर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है तो एडवर्स, नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो आप थंब रूल क्या बना सकते हो कि आपको ये देखना है कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल प्लस परवेसिव हैं या नहीं। अगर मटीरियल प्लस परवेसिव हैं तो दूसरा आपका जो एरो जाएगा वो इस चीज़ पर जाएगा, डिसाइड करो कि क्या आपके पास ऑडिट एविडेंसेस हैं या नहीं। अगर ऑडिट एविडेंसेस नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अगर हैं तो एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, कूल। तो ये हमें समझ आ गया पूरा। अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखा है, इट इज अश्योर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड लेकिन मिसस्टेटमेंट्स डू नॉट हैव परवेसिव इफेक्ट। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर मटीरियल इन नेचर बट डू नॉट हैव परवेसिव इफेक्ट। नेचर ट्रांजैक्शन का मटीरियल है पर मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा और मुझे ये तो क्लियर है कि इसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है, तो इस केस में भी मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकती हूँ। क्वालिफाइड क्यों दे रही हूँ, अनमॉडिफाइड क्यों नहीं दे रही, क्योंकि देयर इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होती तो मैं चुपचाप से अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट adverse opinion. Adverse opinion is when auditor concludes that the financial statements are misstated and effect of such misstatement are material as well as pervasive. So definitely you are going to give the adverse opinion. Third is disclaimer of opinion, when the auditor is not able to collect the sufficient and appropriate audit evidences for the transactions that are material एंड हैविंग परवेसिव इफेक्ट। तो यहाँ पर क्लाउड क्या हो गया, मटीरियल है, परवेसिव है, लेकिन ऑडिटर एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर मटीरियल प्लस परवेसिव है और यहाँ पर हमने पढ़ा था मटीरियल प्लस नॉट परवेसिव बट अनेबल टू कलेक्ट द एविडेंसेस, या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है मटीरियल प्लस नॉन परवेसिव। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। फटाफट से आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो किस टाइप की ओपिनियन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरेशंस व्हाइल इशूइंग द मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ओपिनियन देते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको याद होगा हमने ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट पढ़ा था कि किस सीक्वेंस में क्या क्या जाता है। उसमें एक ओपिनियन सेक्शन था। ओपिनियन सेक्शन के अंदर जब भी आप ओपिनियन सेक्शन लिखोगे ना, सिंस यू आर मॉडिफाइंग योर ओपिनियन, तो मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में, अब वहाँ तो हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में पढ़ा था सारा कुछ ऐसे 700 में, यहाँ हमें मॉडिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ना है, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी बट जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चेंजेस क्या है, जो आपका ओपिनियन सेक्शन है उसका जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप क्वालिफाइड या फिर एडवर्स या डिस्क्लेमर इनमें से कोई ओपिनियन दोगे तो उसी का नाम हमें लिखना पड़ता है कि ये वाले टाइप का ओपिनियन है। ठीक है, तो हेडिंग में आपको वो बताना पड़ता है। सेकेंडली वर्डिंग्स आपकी चेंज हो जाएंगी। वर्डिंग्स क्या होती हैं, सो वर्डिंग्स ये होती है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। तो हमने पढ़ा था ओपिनियन सेक्शन के बाद वी हैव द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, जिसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमने ओपिनियन जो ऊपर दी है वो क्यों दी है, उसका रीज़न क्या है। तो वो रीज़न जब आप दे रहे हो तो उस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ओपिनियन सेक्शन के अंदर कि उन रीजंस को छोड़ के कि मैंने जो क्वालिफाइड ओपिनियन दी है उसका जो मैंने बेसिस बताया है, उसके जो रीजंस हैं उनको छोड़कर बाकी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो उस पर्टिकुलर मैटर में ही है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ सुथरी हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ट्रू एंड फेयर हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिंस पता है कि पूरे एज अ होल में से छोटे से पोर्शन में गड़बड़ है तो उस छोटे से पोर्शन को हटा दो। except for the effects of the matters described in the basis for opinion और basis for qualified opinion section, the financial statements reflect true and fair। उनको छोड़कर बाकी सारी financial statements true and fair view दे रही है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, except for the effects of matters described in the basis for qualified opinion section, the financial statements are prepared fairly in all material respects in accordance with the applicable FRF। तो यहाँ पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से रिलेटेड बातें हो गई, फेयरली वर्ड लिख रखा है। तो उन मैटर्स के इफेक्ट को छोड़कर
जो मैंने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में बताए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर मटेरियल रिस्पेक्ट में फेयरली प्रेजेंट करती है, फेयरली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ये वर्डिंग्स हो जाएंगी। अब एडवर्स ओपिनियन के केस में क्या होगा? सो एडवर्स ओपिनियन के केस में मटेरियल इफेक्ट के साथ साथ परवेसिव भी था, तो आप ये नहीं लिख सकते कि एक्सेप्ट फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक दो जगह गड़बड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह गड़बड़ है। सो बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, इसीलिए इसको अलग रखा है। परवेसिव है ना, तो परवेसिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़कर बाकी सब ठीक है। नो, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मैटर हमने वहाँ बताया वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसीलिए। So because of the significance of matters described in the basis for adverse opinion section, the financial statements do not reflect true and fair view of dash in accordance with the applicable FRF. ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, इधर आपको ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, सो आप ये तो बोल ही नहीं सकते है ना कि ट्रू एंड फेयर होगी, आप ये तो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको एविडेंस ही नहीं मिला इस बात का। सो बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, द ऑडिटर इज नॉट बीइंग एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला। ओपिनियन कैसे देंगे? ओपिनियन कैसे देते हैं? पहले हम प्लान करते हैं ऑडिट को, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस के बेसिस पर ही तो हम कंक्लूड करते हैं और फिर ओपिनियन देते हैं। अब जब एविडेंस ही नहीं मिला तो कंक्लूजन कहाँ की? कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन कहाँ की? तो इसीलिए यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैटर इतना सिग्निफिकेंट है, जो हम ऑलरेडी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में बता चुके हैं, वो इतना सिग्निफिकेंट है कि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस बात के लिए ऑब्टेन ही नहीं कर पाए कि हम कोई ओपिनियन दे पाए, इसीलिए हमने कोई ओपिनियन ही नहीं दी। So because of the significance of matters described in the basis for disclaimer of opinion section, the auditor is not being able to obtain the sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for the opinion on the financial statements, and accordingly no opinion is being expressed. Okay, opinion section over. अब आ जाते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन पर। तो इसके अंदर भी जैसे आपने ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग चेंज करी थी, वैसे यहाँ पर भी आप डालोगे, अगर क्वालिफाइड है तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स है तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एज द केस में भी। अब इसमें आपको क्या करना है? अब बेसिस लिखा है ना, बेसिस का मतलब क्या होगा? रीजंस देने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से मॉडिफिकेशन हो रही है। सो इट विल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। सो रीजंस ऑफ मॉडिफिकेशंस क्या क्या है? मिस स्टेटमेंट्स इन द डिस्क्लोजर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं ना, डिस्क्लोजर में ही गड़बड़ है, काफ़ी गड़बड़ है। इस केस में क्या आप बताओगे कि कौन से डिस्क्लोजर्स गड़बड़ हैं, क्यों गड़बड़ लग रहे हैं, आप क्यों कह रहे हो कि गड़बड़ है, वाई यू आर सेइंग दैट दे आर मिसस्टेटेड, रीज़न दो, एक्सप्लेनेशन दो इस चीज़ का। ठीक है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो दिखाना था वो नहीं दिखाया, या जो दिखाया वो सही से नहीं दिखाया, दोनों केसेस हैं। तो जो दिखाना था वो नहीं दिखाया, इस केस में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ओमिट हो गई, उसका क्या नेचर था, और आप इस चीज़ का आप डिस्क्लोजर करो कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, explain the nature of omitted information and provide the disclosure. Next, inability to collect information, ये कब कब हो सकता है? क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में हो सकता है। तो अब क्यों नहीं कलेक्ट कर पाया, उसका रीज़न दो ना। काम नहीं किया ढंग से, खुद से ट्राई नहीं किया इसीलिए नहीं हुआ, या फिर कोई रीज़न है, कोई लिमिटेशन थी आपके ऊपर, मैनेजमेंट आपको नहीं दे रही थी डेटा, हो सकता है ना। तो सर्कमस्टांसेस और रीजंस बताओ कि क्या हुआ ऐसा, क्या मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज करी है आपके ऊपर, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दो। नेक्स्ट, मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट इन एनी अमाउंट, कोई अमाउंट गलत दे रखा है। ठीक है, कोई अमाउंट गलत है तो बताओ कौन सा, किस टाइप की, किस टाइप की मिस स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताओ। अमाउंट में गलती है ना, तो उस अमाउंट को गलत दिखाने की वजह से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है, उस चीज़ को अगर क्वांटिफाई कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में तो बहुत ही अच्छा है, उसको बताओ। अगर क्वांटिफाइबल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो उस चीज़ का फैक्ट डिस्क्लोज करो कि कहाँ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, सारी चीज़ें बताओ। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर हमें रीजंस और डिस्क्रिप्शंस देने पड़ेंगे। अब
amend the statement with respect to auditors believing that the audit evidences are sufficient and appropriate to provide basis for qualified opinion or adverse opinion as the case may be. तो इस केस में आपको स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा ना कि क्या क्या एविडेंसेस हैं, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हैं या नहीं, इस बात को प्रूफ करने के लिए क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन दिस, ये स्टेटमेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा. In case of disclaimer of opinion, auditor shall not include the reference of section of auditor's report that describes the auditor's responsibility. Why? क्योंकि आपको तो sufficient and appropriate audit evidence मिला ही नहीं है, तो मिला ही नहीं है तो क्या रेफरेंस दोगे कि वो वाली स्टेटमेंट देख लो, उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने मेंशन किया है कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कौन से मिले हैं. जब मिलेगा तो मेंशन करेंगे ना, जैसे हमने सी पॉइंट में किया है. जब मिला ही नहीं क्योंकि हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन द सेम, आप कोई रेफरेंस नहीं दोगे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में कुछ चेंजेस होंगे जब भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन पास कर रहे होंगे. जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो ऑडिटर को अपनी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है. क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है? स्टेटमेंट अबाउट दी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि भाई हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, हम एथिकली काम कर रहे थे, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स थी, ये इंडिपेंडेंस थी, हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है. स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एसए टू इशू द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ये तो हम वैसे भी देते थे, एसए 200 के हिसाब से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑल्सो स्टेटमेंट दैट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, जो हमने बेसिस वाले सेक्शन में बताए हैं वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं जिसकी वजह से वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस, जिसकी वजह से हमें कोई बेसिस मिल पाए और उस बेसिस पर हम कोई ओपिनियन दे पाएँ. इसीलिए मैटर सिग्निफिकेंट थे, एविडेंसेस नहीं मिले, इसी वजह से वी आर डिस्क्लेमिंग दी ओपिनियन. इस चीज़ की भी एक स्टेटमेंट आप अटैच कर दो. सो दिस इज गोइंग टू बी गुड इफ़ यू डू सो. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारा हमारा स्टैंडर्ड का पार्ट है. स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए 705, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. आई होप ये स्टैंडर्ड आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. परवेसिव इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है, आपको एविडेंसेस मिले हैं नहीं मिले हैं, तो किस टाइप की ओपिनियन आपको देनी पड़ती है. अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रही होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ये कह ही नहीं सकते कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, तो डेफिनेटली आप एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही दोगे. और आप वहाँ लाइन ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्ट बाकी सब सही है. नो, बाकी सब सही नहीं है, ट्रू एंड फेयर नहीं है, तभी तो आप एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो. बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इज परवेसिव. मटीरियल तो है ही है, परवेसिव भी है. वहीं अगर परवेसिव नहीं है तो हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगी. अगर इमटीरियल इफेक्ट है तो हमेशा अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको इजीली ये याद हो जाएगा. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. पहले लगता था मुझे भी कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद रहेगा किसमें एडवर्स किसमें डिस्क्लेमर, बट एक बार ही समझोगे. और ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये जो 2-3 तरीके मैंने इसमें अप्लाई किए हैं, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करना. एंड आई होप आपको ये रियली हेल्प करेगा समझने में कि कब कौन से टाइप की ओपिनियन जाएगी. आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा एक बार, अगर आपको समझ आ गया तो वर्डिंग्स भी आपको इनफैक्ट याद हो जाएंगी कि ओपिनियन सेक्शन की वर्डिंग क्या क्या होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. अगर आप चाहते हैं तो हम एक बार ही रिवाइज़ कर सकते हैं क्विकली, जिससे कि जिनको दोबारा इसको रिवाइज़ करना है उसको वो लोग टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से यहाँ टाइम स्टैम्प यूज़ करें और यहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं इसकी क्विकली जब भी आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इसको रिवाइज़ कर रहे हैं. क्योंकि समझना एक बार होता है, रिवाइज़ बार बार करना होता है, राइट. तो फटाफट से क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं. SA 705, modifications to the opinion in the independent auditor's report. टाइप्स ऑफ ओपिनियन कौन सी होती है? मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप्स की होती है? तो 3 टाइप की होती है. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड ओपिनियन कब दी जाती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो परवेसिव नहीं है. हो सकता है ऑडिट एविडेंस मिला हो सकता है ऑडिट एविडेंस ना मिला हो. दोनों ही केस में सिंस द मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज नॉट हैविंग अ परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी आर गोइंग टू गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन. वहीं अगर मटीरियल प्लस परवेसिव हो जाएगा तो एडवर्स ओपिनियन. मटीरियल प्लस परवेसिव बट एविडेंसेस नहीं मिल रहे तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ठीक है. ओपिनियन सेक्शन में कुछ चेंजेस होंगे जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे होंगे इन दी रिपोर्ट.
किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हेडिंग चेंज हो जाएगी, आपकी वर्डिंग्स कुछ इस प्रकार से रहेंगी क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स जो हमने डिस्क्राइब करे हैं इन दी क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अंदर, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती हैं। एडवर्स ओपिनियन के केस में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप लिखोगे क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जिसके बारे में हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बता दिया है, ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाया इस बात को इस बेसिस को प्रूव करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या ओपिनियन दी जाए, इसीलिए कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की जा रही है। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन हमारा सेकंड पॉइंट है, उसके अंदर भी डेफिनेटली चेंजेस होंगे, जैसे कि हेडिंग में चेंजेस हुए थे इन द ओपिनियन सेक्शन, सिमिलरली यहाँ पर भी चेंजेस होंगे। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज द केस में भी। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि आपने मॉडिफिकेशन क्यों किया है और उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस स्टेटमेंट्स अगर डिस्क्लोजर में हुई हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्क्लोजर गलत किया हुआ है तो बताओ क्या एक्सप्लेनेशन है, किस तरीके से डिस्क्लोजर होना चाहिए था। अगर इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करनी थी वो नहीं करी है तो बताओ किस नेचर की इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर दिया गया है और उसका डिस्क्लोजर दे दो, ये डिस्क्लोजर होना चाहिए था। अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीज़न बताओ, क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे, मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज की है या क्या रीज़न है, वो चीज़ आप बताओ। मिसेस स्टेटमेंट्स आपकी किसी अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में आप क्या करो, उस मिसेस स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दो। अगर उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्वांटिफाई कर दो, नहीं कर सकते तो इस बात का फैक्ट डिस्क्लोज जरूर कर दो कि क्या गड़बड़ है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, ये मेरा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन का सेक्शन है, यहाँ से यू कैन रेफर टू द एविडेंसेस विच आई हैव गैदर्ड, जिसके बेसिस पर मैंने ये ओपिनियन दी है। लेकिन अगर जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो डेफिनेटली सिंस यू वर नॉट एबल टू गैदर और ऑब्टेन दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, आपको कोई भी ऐसा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर आप जब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन देते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो सॉरी, उस केस में आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ऐड हो जाती हैं। पहली स्टेटमेंट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, दूसरी कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एसए एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट्स इट। ऑल्सो आप ये चीज़ मेंशन कर दो क्योंकि जो मैटर्स मैंने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में डिस्क्राइब किए हैं वो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे और मैं एविडेंसेस को ऑब्टेन नहीं कर पाई जिससे कि मैं एक बेसिस प्रोवाइड कर पाऊँ अपनी ऑडिट ओपिनियन को, इसीलिए आई हैव नॉट गिवन एनी ओपिनियन। तो इससे रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट आप दे दो इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। आई होप यू enjoyed studying this standard with me. In case you do, don't forget to give a big thumbs up to this video, share it with your friends, and if you are new here, don't forget to subscribe this channel. So this is all for today. Thank you so much for watching my video. Don't forget to do the questions of this particular standard. I know आपको मैं हर वीडियो में बताती आ रही हूँ, आप बोर भी हो गए हो सुन के, बट अब आपको पता है क्या करना है, स्टैंडर्ड रिवाइज करना है एक बारी, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।